आज रात अंतरिक्ष एक दुर्लभ खगोलीय घटना की गवाही देने वाला है। ये ऐसी घटना है जो 350 साल बाद देखने को मिल रही है। हमारे सौर मंडल के 7 ग्रह आज रात एक साथ एक सीधी रेखा में दिखेंगे। बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी 7 ग्रह एक साथ एक लाइन में नजर आएंगे। दरअसल सभी ग्रह अलग अलग गति से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसकी वजह से ये कभी कभी सूर्य के एक तरफ एक लाइन में आ जाते हैं और आज रात वही अद्भुत संयोग होने वाला है। ग्रहों की इस चाल पर पूरी दुनिया के खगोलीय और ज्योतिषों की नजर बनी हुई है, क्योंकि इस घटना का धरती और यहां रहने वाले हर इंसान पर गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो 7 ग्रहों का आज महासंयोग देखने को मिल रहा है। अब ये ग्रहों का महासंयोग ज्योतिष के लिहाज से क्या कहता है और साइंटिस्ट इसको लेकर क्या कहते हैं, दोनों ही हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस पर हम बात भी करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और मनीष पुरोहित जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर साइंटिस्ट हैं इसरो से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मनीष जी आप ही के पास में आना चाहूंगी और आप ही से समझते हैं इस तरीके की घटना को हम क्या कहते हैं, कितने वक्त के बाद इस तरीके की घटनाएं होती हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है, साइंस क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, ये एक प्लैनेटरी अलाइनमेंट है और ये बस यही प्रूव करता है कि ऑल द प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन। सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, एक प्लेन में घूम रहे हैं। सबकी स्पीड अलग अलग है एंड सबकी स्पीड अलग है, सबका डिस्टेंस अलग है सूर्य से। इसके लिए बहुत रेयर इवेंट है। रेयर इन द सेंस कि एक साथ उनका ये ऐसे अलाइन होना, जैसे ये जो इवेंट हम अभी नोटिस कर रहे हैं, ऐसा ही 7 ग्रह नहीं थे, कम थे, लेकिन जनवरी में भी एक ऐसा इवेंट आया था जहां पर अलाइन हुए थे प्लैनेट्स। ये जो अलाइनमेंट अभी हो रहा है ऐसा अगस्त में फिर देखने को मिलेगा। फिर 2026 की फरवरी में भी ऐसा अलाइनमेंट होगा जिसमें 7 नहीं होंगे, 3 से 4 ग्रह होंगे। 2116 में भी ऐसा अलाइनमेंट होगा, 2176 में भी ऐसा अलाइनमेंट होगा। ये अलाइनमेंट बस हमें यह बताता है कि प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनकी स्पीड अलग अलग है, उनका डिस्टेंस अलग अलग है। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, आप उसको ऑब्जर्व करिए, एंजॉय करिए, देखिए और ये देखिए कि कितना सुंदर है ये कॉस्मोस, जहां पर हम अकेले नहीं है, इतने सारे प्लैनेट्स इस सोलर सिस्टम की फैमिली में है। स्पेसिफिकली बस इतना ही देखते हैं। जी मनीष जी, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। और संजय जी आपके पास आना चाहूंगी कि काफी अविस्मरणीय क्षण भी हो जाएगा, क्योंकि इस घटना से, इस दुर्लभ संयोग से जो है हमारे ग्रह जो होते हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है। जरा उसके बारे में बताइए। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया। और आज सबसे पहली बड़ी बात यह है कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी है आज के दिन। और आज इस महासंयोग की अगर हम बात करें, जिसमें क्या है, शनि, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, नेपच्यून और यूरेनस एक राशि में जब आते हैं, और कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि आज के जो दिन जो संयोग बन रहे हैं, क्योंकि एक कहावत भी है, बड़ी सुंदर कहावत है कि आगे पीछे बहुत ग्रह, सूर्य शनि अगार, राजनीति से द्वंद्व से हुए बिखराव। तो आज का दिन जो है प्लानिटरी पोजीशन के अलावा जो बड़े अच्छे योग भी बन रहे हैं, सांख्य योग बन रहा है, शश योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है, अमला योग बन रहा है। और ये ग्रहों की स्थिति जो है वो काफी ज्यादा जो है अच्छी रहने वाली है। परंतु क्या है कि अभी आप देखें कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम में जो है आप देखें भूकंप की जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं उथल पुथल का योग भी बन रहा है। पर कहा जाता है डरने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी जो है कहीं ना कहीं एक लाइन में जब अलाइनमेंट होता है प्लैनेट्स का, तो उस वक्त जो है चीजों में काफी ज्यादा बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, नेचर में परिवर्तन आता है। आप देखें पिछले 2 दिन में जो है दिल्ली में जो ठंड खत्म हो गई थी, वापस से आप देखें कि बढ़ गई है। तो क्लाइमेट में काफी ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। जब एक साथ सारे ग्रह एक लाइन में आते हैं तो काफी परिवर्तन के योग माने जाते हैं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। और यह महासंयोग जो है और आगे भी आएगा, जैसा उन्होंने बताया, अगस्त में योग बन रहा है, फिर फरवरी में भी योग बन रहा है। तो ये संयोग जो होते हैं, जब प्लैनेटों की युति होती है, तो उस वक्त कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर जो है प्लैनेट्स का असर, हर मानव जीव के ऊपर प्लैनेट्स का असर, उस असर के कारण जो है कुछ ना कुछ जीवन के अंदर उथल पुथल हो जाती है। तो सबको इस वक्त ऐसे संयोग में जो है ध्यान, मेडिटेशन, योग साधना करनी चाहिए। अभी हमने प्रयाग जाकर के इतने ज्यादा जो है ब्रह्मांड के अंदर जो है भगवान का ध्यान किया है, जिससे कि प्रकृति की प्रलय ना हो, कुछ बड़ी परेशानियां ना आए। क्योंकि अभी ये जो समय रहेगा इसमें काफी ज्यादा घटनाएं होने के योग भी बन रहे हैं। परंतु इस वक्त अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना बहुत ही जरूरी है। प्लैनेट जब शनि मंगल की युति होती है तो आगजनी, भूकंप जैसी स्थितियां बन जाती हैं, और ऐसे
महापरिवर्तन जब होते हैं तो पृथ्वी के ऊपर काफी ज्यादा कष्ट आने का प्रभाव होता है मानव जीव के ऊपर भी, परंतु जो है शांति बना के रखें, सोच परिवर्तित और धार्मिक कृत्यों में रुचि रखें, धर्म कर्म की तरफ जागरूकता रखें और 5 तत्व बैलेंस करने की युक्ति रखें और ध्यान और मेडिटेशन करते जाएं, भगवान का नाम लेते जाएं, सभी कार्य जो है इस संयोग में भी सिद्ध होंगे। बिल्कुल संजय जी, ग्रहों की प्लेसमेंट को लेकर ज्योतिष अपना अलग तर्क देती है और साइंस अपना अलग तर्क देती है। मनीष जी, अगर आम लोग इसको देखना चाहें, कि आम लोगों की भाषा में मैं समझूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस चीज को इतना नहीं समझ पाएंगे, पहले तो ये बताएं कि वो देख कैसे सकते हैं, क्या टेलीस्कोप चाहिएगा, और एक्चुअली पोजीशन है क्या, एक के बाद एक ग्रह हैं, कितनी दूरी पर हैं, क्या हम देख पाएंगे? मतलब अगर हम देख भी रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं। देखिए, ये जो ग्रह हमें दिखेंगे अपने जो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स अरेंज्ड हैं, वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इस तरीके से ये उनका अरेंजमेंट है। हमें जो दिखेंगे वो ऐसा नहीं दिखेगा, हमें सैटर्न दिखेगा, बाद में हमें दूसरा प्लेनेट दिखेगा, फिर हमें दूसरा प्लेनेट दिखेगा, यूरेनस दिखेगा। मतलब अरेंजमेंट वैसा नहीं है जैसा सोलर सिस्टम के अंदर है। क्यों? क्योंकि सब प्लैनेट्स तो सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं और उनका एक अलाइनमेंट हो रहा है, जहां से हम देख रहे हैं, धरती से हम देख रहे हैं, एक पार्ट। दूसरा, ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट 22 फरवरी को टोक्यो में दिख रहा था। मतलब अगर टोक्यो में आप रहते हैं और वहां पर आप रात के आसमान को देखेंगे तो 22 फरवरी से उनको ये ऑब्जर्व हो रहा था और 4 मार्च तक ये ऑब्जर्व होता रहेगा। तो आप अगर बाहर जाते हैं तो इसमें जो प्लैनेट्स हैं, आपको सिर्फ मतलब बिना किसी बाइनोकुलर्स के, बिना किसी टेलीस्कोप के अगर आप देखेंगे तो भी आपको प्लैनेट्स दिखेंगे। बट बात यह है कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक आउट कि वो प्लैनेट है कि स्टार है। तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल वे ये होता है कि आजकल बहुत सारी एप्स आती हैं, आप अपने फोन पे ऐप डाउनलोड करें और फिर उससे जब नाइट स्काई को आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आप जो देख रहे हैं वो स्टार है या प्लेनेट है। जैसे सैटर्न है तो सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स होती है, लेकिन हम सिर्फ अभी आज रात को अगर हम जाकर देखेंगे तो हमें उसकी कोई रिंग्स तो नहीं दिखेगी, सैटर्न इज वेरी फार फार अवे। लेकिन आप जब उस ऐप के थ्रू देखेंगे तो आपको बताएगी कि वहां पर सैटर्न है, वहां पर मार्स है, ये वीनस है, ये जो है यहाँ पे यूरेनस है, यहाँ पे जुपिटर है। वो आपको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेगी, एक पार्ट। दूसरा, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा कि जैसे कोई एकदम सीधी लाइन बनी हुई हो, अलाइनमेंट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। तो आम आदमी की अगर मैं बात करूं, मतलब आम आदमी की अगर मैं खुद बाहर जाकर देखूंगा तो मैं ये नहीं बता सकता कि कौन सा कहाँ पे है। आई विल टेक हेल्प, या तो मुझे पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो कि नाइट स्काई कैसा दिखता है, या फिर मैं ऐप को यूज करूं तो वो मुझे पिन पॉइंट कर देंगे कि यहां से आप देखना चालू करिए, तो फिर आप ऐसे अपनी गर्दन हिलाएंगे तो आपको वो अरेंजमेंट दिखेगा। जी मनीष जी, जैसे कि आपने बताया, आम आदमी जो है वो इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और लोगों को जो पता चला है वो ये कि आज ये जो 7 ग्रह हैं ये बिल्कुल लाइन से दिखेंगे, क्योंकि बाकी दिन आसमान अपने आप में इतना अद्भुत है कि सूर्य की वो परिक्रमा करते हैं, लेकिन आज के दिन सब ये कयास लगा के बैठे हैं कि आज जो है उनको स्ट्रेट लाइन में 7 के 7 ग्रह दिखेंगे। तो क्या इतना आसान होगा उन्हें देखना? और एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी कि इसे ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट जो कहा जाता है, अब जरा उसे भी थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। देखिए, प्लैनेटरी अलाइनमेंट जो होता है, अगर 3 से 4 प्लैनेट अलाइन हो रहे हैं तो वो एक नॉर्मल अलाइनमेंट होता है, हम कह सकते हैं उसको मिनी अलाइनमेंट हुआ है। ये ग्रेट इसलिए है क्योंकि 7 प्लैनेट अलाइन हो रहे हैं। तो सोलर सिस्टम में अगर हम हमारे प्लूटो को निकाल दें तो हम जो बचे उसमें एक अर्थ ही तो बचा, बाकी सारे प्लैनेट तो अलाइन हो रहे हैं, इसलिए इसको ग्रेट प्लैनेटरी अलाइनमेंट कहा जा रहा है। ये एक पार्ट हुआ। दूसरा कि जो ऐसा लग रहा है ना परफेक्ट लाइन में होगा, लेकिन नाइट स्काई में फिर भी सिंपल आप जाकर देखेंगे, अगर आप रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, क्योंकि आपको जो मार्स है वो डिस्टिंक्टली विजिबल हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है ये मार्स है। आपको वीनस जो है वो आपको एकदम होराइजन के पास में दिखता है। तो आप वीनस से अगर अपनी गर्दन घुमाना चालू करेंगे तो आपको एक मतलब आम इंसान को भी फीलिंग आएगी, लेकिन अगर वो रेगुलरली नाइट स्काई ऑब्जर्व करते हैं तो उनको ये बात पकड़नी आसान होगी कि वो वीनस को पकड़ पाएंगे, वो मार्स को पकड़ पाएंगे, तो वो बता पाएंगे हाँ यार एक अरेंजमेंट दिख रहा है। अगर आप रेगुलरली नाइट स्काई को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वीनस तो आपको होराइजन के पास में दिख जाएगा, लेकिन बाकी प्लैनेट्स को देखने के लिए मार्स भी आप पकड़ पाएंगे, लेकिन बाकी आप प्लैनेट्स को बता नहीं पाएंगे कि वो एक परफेक्टली लाइन में है क्या। बिकॉज इतने सारे, अब जैसे जहां पर मैं रहता हूँ वहां पे नाइट स्काई बहुत क्लियर रहता है और लाइट पोल्यूशन बहुत कम रहता है। थोड़ा हम आउटर में रहते हैं तो नाइट पोल्यूशन इतना कम है कि रात का जो आसमान है उसमें सारे तारे दिखते हैं, ओरायन कॉन्स्टलेशन बहुत साफ दिखता है, उसके आजू बाजू जो क्लस्टर्स हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं।
तो अगर मैं रात को जाकर देखूंगा और मुझे वीनस और मार्स अगर पता चले तो मैं अपनी गर्दन घुमा के देखूंगा तो आई विल मेक आउट, हाँ यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स हैं, लेकिन वो प्लैनेट्स और बिल्कुल, ये स्टार्स उस का पर जो भी कंफ्यूजन डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर रहते हैं और वहां से स्काई कैसा नजर आता है। ठीक है, लौटेंगे मनीष जी आपके पास। संजय जी देखिए, ज्योतिष में ग्रहों की थोड़ी भी मूवमेंट के बड़े मायने होते हैं। अगर इतना बड़ा महासंयोग बन रहा है देश दुनिया पर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ज्योतिष इसको लेकर क्या कहता है? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इन ग्रहों का संयोग बन रहा है, और उत्तरा भाद्रपद जो है गुरु का नक्षत्र है, उसमें राहु भी हैं, केतु भी हैं, शनि भी हैं, शुक्र भी हैं और मरकरी भी हैं। तो ये सारे जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ रहे हैं, और आज जो है चंद्रमा का भी परिवर्तन हो जाएगा 1:39 पे। तो सारे ग्रहों का जो संयोग है, जो आकाश की मूवमेंट है, ग्रहों की मूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती है कि गुरु के नक्षत्र में जाने के कारण धार्मिकता बढ़ने से, धर्म की को बढ़ाने से जो है कोई भी किसी भी प्रकार का जो है दुष्प्रभाव व्यक्ति विशेष पे नहीं आएगा। अगर आप जो है थोड़ा ईश्वर का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उससे काफी अच्छा रहने वाला है। परंतु क्या है कि जब ग्रहों की स्थिति बदलती है तो प्रकृति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उथल पुथल अवश्य आती है। आप देखें पिछले 2-3 दिन में दिल्ली में 1-2 भूकंप भी आए हैं। तो प्लैनेट का कहीं ना कहीं परिवर्तन जो होता है वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दर्शाता है कि प्रकृति में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो आज जो मौसम का बदलना, अचानक से चीजों का बदलना, ये ग्रहों की स्थिति के कारण ही होती हैं सारी चीजें। और ये सब संयोग जो है अच्छे संयोग भी हैं, कई जगह पे अच्छे हैं, कई जगह पे बुरे भी हैं, क्योंकि बुध जो है नीच राशि में आ गए हैं। तो जिस कारण से जो है प्रकृति में, नेचर में जो है आप देखें पतझड़ जैसे शुरू हो गया है। तो मानसिक संतुलन बनाने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। और प्रकृति के अंदर देश विदेशों में, अगर हम भारत की पॉलिसी की बात करें, विदेशी पॉलिसी की बात करें, फॉरेन कंट्रीज की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो है भारत की अगर बात करें तो भारत के रिश्ते और देशों के साथ मजबूत होने की स्थिति में जाएंगे, और ब्रह्मांड के अंदर जो भी अशांति चल रही है कुछ हद तक जो है कम होती जाएगी। जी संजय जी, तो मनीष जी आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि आज जो ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट है, तो ये नजारा जो है ये कितनी देर तक दिखने वाला है? क्योंकि काफी लोगों ने तो आज ऑफिस से छुट्टी भी ले ली है इस नजारे को देखने के लिए स्पेशली। ये देखिए, ये एक्चुअली ये जो फिनोमेना है ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ मिनट्स के लिए होगा। मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये टोक्यो में तो 23 फरवरी से दिखने लग गया था जी। और ये 4 मार्च तक विजिबल होगा स्काई में डिफरेंट लोकेशंस पे, धरती के अलग अलग लोकेशन पे। तो आप कहाँ पर हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे जो सैटर्न की विजिबिलिटी होगी वो हो सकता है कि आप अगर जहाँ रहते हो वहाँ पे सब हाई राइज बिल्डिंग्स हैं तो आपको दिखे ही नहीं, आपको ऐप के थ्रू लोकेट करना पड़ेगा कि सैटर्न कहाँ है, किधर होगा, वो विजिबल ही ना हो। ऐसा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब थोड़ा लेट हो गए तो आप उसको मिस कर जाएंगे। तो आप रात को जाइए आराम से, अपनी जो भी चाय कॉफी लेके जाइए, अपनी कुर्सी लगाइए, आसमान को देखिए, मौसम भी अच्छा है, तो वो आप एंजॉय करिए उस मोमेंट को। एंड छोटे बच्चों को लेके जाइए और उनको बताइए इसके बारे में। आज नेशनल साइंस डे है और सीवी रमन सर ने तो यही कहा था कि एक सिंपल सा सवाल है कि आसमान नीला क्यों दिखता है और रात को काला क्यों दिखता है। यही एक सवाल है जिसका आप जवाब ढूंढोगे तो साइंस आपको बहुत कुछ सिखा देगी। तो आज तो बहुत अच्छा मौका है, बच्चों को बाहर जाना चाहिए, अपने पेरेंट्स के साथ या फिर गैदरिंग हो, टीचर्स के साथ बैठे, उनको एक्सप्लेन किया जाए सोलर सिस्टम के बारे में। बना कैसे सोलर सिस्टम? हमारा सूरज भी एक स्टार है, लेकिन बना कैसे? और जब सूरज बना तो प्लैनेट्स कैसे बन गए? क्या सदा ऐसा होता है या हमारा एक स्पेसिफिक केस है? ऐसी छोटी छोटी क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे बहुत पूछते हैं। आज रात को मेरा एक सेशन रहेगा बच्चों के साथ जहां पर आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो जितने भी बच्चे होंगे वो बॉम्बार्ड कर देंगे मुझे इस क्वेश्चंस के साथ कि कैसे बना, क्यों बना, सैटर्न के रिंग्स क्यों हैं, जुपिटर ऐसा ही क्यों है, धरती जो है वो सॉलिड क्यों है, लेकिन बाकी प्लैनेट्स क्यों हैं वो गैसियस क्यों है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, बच्चों की जिज्ञासाओं को हमें अटेन करना चाहिए, तो हम एक्चुअली आज नेशनल साइंस डे भी बना पाएंगे। बिल्कुल मनीष जी, जिज्ञासा सिर्फ बच्चों में नहीं, हम में भी बहुत ज्यादा है। और एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो ग्रह हैं, क्या हम इन्हें नग्न आंखों से भी देख सकते हैं? किसी तरह के ग्लासेस या किसी तरह की भी हमें कोई सावधानी बरतने की तो जरूरत नहीं है? नहीं, प्लैनेट्स को देखने के लिए कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं होती। हाँ, कुछ प्लैनेट्स जो बहुत दूर हैं वो हमें विदाउट टेलीस्कोप नहीं दिखते हैं, बट आज का जो अरेंजमेंट है इसके अंदर हमें, मैं बता रहा हूँ, जैसे जुपिटर, मार्स, वीनस, ये सारे प्लैनेट्स आप इजीली लोकेट कर पाएंगे। द ओनली थिंग इज कि आपको एक ऐप के थ्रू देखकर रिकॉग्नाइज करना होगा कि ये ऑर्डर है। नहीं तो हो सकता है आप किसी स्टार को देख के सोचे कि अच्छा ये शायद मेरे को जुपिटर दिख रहा है, क्योंकि ओरायन कॉन्स्टेलेशन जैसे मैं आपको बताऊं
तो ओरायन कॉन्स्टलेशन में 3 स्टार एक लाइन में होते हैं, लेकिन वो 3 स्टार हैं, वो प्लेनेट नहीं है। तो अगर मैं बाहर जाके देखूं, मैं देखूं अरे 3 स्टार एक लाइन में दिख रहे हैं, शायद यही 3 प्लेनेट है, तो वो कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए यू कैन यूज द ऐप। बिल्कुल ठीक है मनीष जी, लौटेंगे आपके पास। संजय जी का भी रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी, क्योंकि जब भी ग्रहों की कोई भी बदलाव होता है, कुछ भी चेंजेस होता है, तो राशियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ज्योतिष इस घटना के बाद क्या कहता है? क्या अलग अलग राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा या कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा? जी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और जहां तक आपने प्लैनेटरी पोजीशन की बात की, मेरे हिसाब से जो है 6 प्लैनेट रह जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदल जाता है। तो मून की स्थिति जो है परिवर्तित हो जाएगी, जिस कारण से जो 7 प्लैनेट दिख रहे हैं वो दिखाई देना बंद हो जाएंगे 2.25 दिन के बाद से, क्योंकि मूवमेंट जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तित हो जाएंगे, राशि परिवर्तित हो जाएगी, जिस कारण से काफी बड़ा बदलाव आ जाएगा। और राशियों की अगर हम बात करें तो जैसे मेष राशि वालों के लिए इस वक्त जो है काफी एक्सपेंसिव वाला टाइम रहेगा, क्योंकि उनका वीनस, राहु, मरकरी और मून जो है एक साथ जब होंगे तो खर्चे थोड़े अधिक बढ़ जाएंगे। अगर हम मेष की बात करें, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, धार्मिकता बढ़ेगी, धन की स्थिति मजबूत होगी और इनकम के सोर्स में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं से आना शुरू हो जाएगा। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो उनको थोड़ा सा अपने कर्म पे प्रधान रहना पड़ेगा, एग्रेशन को त्यागना पड़ेगा, गुस्सा क्रोध ना करें, जिनकी मिथुन राशि है। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो उनके भाग्य चमकने का समय आ रहा है, क्योंकि अभी जो ग्रह स्थिति है वो उनके काफी फेवर में है, क्योंकि उनके 9th हाउस में कुछ प्लैनेट्स का जो सहयोग बन रहा है सूर्य शनि का, वो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और अपने पेरेंट्स का थोड़ा सा ख्याल रखने की कोशिश करें। सिंह राशि की बात करें तो स्वास्थ्य का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके अष्टम भाव में जो ग्रह आने की वजह से हेल्थ में थोड़ा इश्यू आ सकता है। तो आप जो है खाना पीना अंजल करें, सूर्य मंत्र का जाप जरूर करें, ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें, जिससे कि कोई स्वास्थ्य में हानि ना हो। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के मन में छोटी मोटी चिंताएं, व्यथाएं बन सकती हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स का डर रहेगा, क्योंकि आपके 7th हाउस में जो है 4 ग्रह रहेंगे। तो इसलिए आपको जो है अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ अटैचमेंट रखनी पड़ेगी और अपने मन को शांत रखें। हो सके तो आज के दिन जो है ओम नमः शिवाय का जाप भी जरूर करें, और हो सके शिव मग्न हो जाएं, गणेश जी की पूजा करें, जिससे कि आपको मानसिक शांति मिले। तुला राशि वालों के लिए काफी अच्छा योग रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव में आपको संतान सुख से काफी लाभ मिलेगा, विद्या बुद्धि बढ़ेगी, आपकी कोई नई नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। जो प्लैनेटरी परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए जो है एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, और कहा जाता है मोर लर्न मोर अर्न। तो इसलिए जो है आप लर्निंग को बढ़ाएं, मोर अर्निंग तभी आपकी हो पाएगी, और ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफी फेवरेबल होने वाली है। वृश्चिक राशि की बात करें तो आपके सुख के साधन इंक्रीज होंगे, परंतु अपने माता का स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, और जो भी डिसीजन, कोई भी नया डिसीजन लेना चाहते हैं उसको बड़ा सोच विचार करके डिसीजन लें, घबराएं नहीं, डिसीजन अवश्य लें। धनु राशि की बात करें तो आपको मित्रों दोस्तों का पूरा सहयोग मिलने की संभावना है, परिवार का भी पूरा सहयोग मिलेगा, और जो भी आप सहयोग के साथ मिलकर के कोई काम प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें भी काफी अच्छी सफलता और सम्मान का योग भी बन सकता है। मकर राशि की बात करें तो धन की स्थिति काफी मजबूत रहेगी, कुटुंब के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, मित्रों दोस्तों का भी सहयोग रहेगा। कुंभ राशि वालों को भी थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। अगर कोई हेल्थ इश्यू है तो जरूर डॉक्टर को दिखा लें, जिससे कि आपके जीवन में आने वाली जो भी हेल्थ इश्यूज हैं आने वाले समय में उससे आप निवृत्ति पा सके। मीन राशि की बात करें, मीन राशि के लिए भी थोड़ा एक्सपेंसिव वाला टाइम रहेगा, धन की स्थिति जरूर मजबूत हो रहेगी, और मानसिक अशांति छोटी मोटी हो सकती है, क्योंकि जल तत्व की आपकी राशि है। और ज्ञान की वृद्धि करें, हो सके तो भगवान का, विष्णु का स्मरण करें, जिससे कि विशेष लाभ रहे। और आज माँ दुर्गा का दिन है, शुक्रवार का दिन है, तो दुर्गा के 32 नामों का पाठ भी अवश्य कर लें। दुर्गा के शमनी वाले जो मंत्र उनका जाप करें। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश की और अब बात मौसम के पल पल बदलते मिजाज की। फरवरी में ही देश के कई हिस्सों में गर्माहट महसूस की जाने लगी थी, लेकिन
अब जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बारिश और बर्फबारी ने माहौल बदल दिया। लाहौल में तो इतनी बर्फबारी हुई कि नदी में बर्फ जम गई। जम्मू कश्मीर के डोडा की आबो हवा बदली हुई है। खूब बर्फबारी से पूरा नजारा हसीन है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, नीचे जमीन पर सफेद कारपेट बिछ चुका है। पहाड़ों पर जारी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं, जबकि तो पहाड़ों में आम लोगों को अब जल संकट का सामना करना नहीं पड़ेगा। इस बीच नारकंडा में बर्फबारी के बीच कुछ लोगों को सुरक्षित उनके ठिकानों पर पहुंचाया गया। वहां बर्फबारी के बाद ये लोग फंस गए थे। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के स्पीति तो हिमयुग की याद दिला रहा है। ये 3 तस्वीरें देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की हैं। यानी हर जगह बर्फ ही बर्फ। इस बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। उनमें एक नई उमंग, नया जोश आ गया है। शोपियां, मनाली और टिहरी समेत दूसरे इलाकों से आई ऐसी तस्वीरें उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बदले मौसम के मिजाज को दिखाने के लिए काफी है। यानी सर्दियों की विदाई के आखिरी दौर में बर्फबारी की वापसी हुई है, जिससे सैलानी चहक उठे हैं। वहाँ इतनी गर्मी थी तो मेरे को आइडिया नहीं था कि आगे जाके इतना कुछ भी हो सकता है। देन यहाँ भी आप लोग देख सकते हो यहाँ क्या हो रहा है, और दिल्ली में क्या था, लिटरली पसीने आ रहे थे और अभी यहाँ स्नो पूरी बॉडी पर, काफी अच्छा लग रहा है। किलोमीटर पैदल चल के आए यहाँ तक, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी नहीं सोचा था यहाँ आने का। ये सोचो कि हम कुछ बता नहीं सकते आप लोगों को, मतलब बोल भी आते कई लोग कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि फरवरी के लास्ट में है तो शायद नहीं मिलेगी आप लोगों को। जब यहाँ पर आए तो मतलब बिल्कुल दिल खुश हो गया, मजा आ गया। इस बर्फबारी ने सैलानियों को ही नहीं बल्कि किसानों और बागवानों को भी राहत दी है। अब वो सेब समेत दूसरी फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। किसानों और बागवानों के लिए ये एक प्रकार से वरदान है। फसलों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। पहले बारिश नहीं हुई थी, अब बारिश हो रही है, बहुत ही बढ़िया हो रहा है जी किसानों और बागवानों के लिए। ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, लेकिन निचले क्षेत्रों में बारिश हुई। किसान और बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं। आने वाले समय में जो है किसान को उम्मीद है कि सेब की फसल जो है अच्छी होने की उम्मीद है। जब देश के कई हिस्सों में अभी से गर्माहट महसूस की जाने लगी थी, तभी बारिश और बर्फबारी की एंट्री ने माहौल बदल दिया। सर्दियों में बारिश की बेरुखी से पानी का संकट बढ़ने लगा था, लेकिन अब यहाँ आसमान से बरसी इन उम्मीदों की बूंदों ने लोगों को सुकून भरी राहत दी है। जिस भी तरीके से आप इसको देखें, और खासकर अगर वाटर डेफिसिट, जो रेनफॉल डेफिसिट है, क्योंकि यही बर्फ जो है पहाड़ों पे पड़ के ग्लेशियर्स को रिचार्ज करती है, और वो पिघल के जो कश्मीर में गर्मी में लोगों की जरूरत है पानी की, वो पूरा करती है। तो ग्लेशियर्स से रिचार्ज होंगे और शायद राहत मिलेगी जो पानी की कमी है उससे। जाहिर है बर्फ और बारिश के इस खूबसूरत मेल ने इन दिनों पहाड़ों में हर किसी को मुस्कुराने का मौका दे दिया है। यहाँ के किसानों से लेकर सैलानियों तक लंबे वक्त से इसी के इंतजार में थे, और अब उनकी मुराद भी पूरी हो गई है। श्रीनगर से अशरफ वाणी और मीर फरीद, टिहरी गढ़वाल से कृष्ण गोविंद कंसवाल और मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है और वहां बारिश और बर्फबारी से माहौल काफी ठंडा हो गया, लेकिन बेहद खुशनुमा भी लग रहा है। डोडा में लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण मौसम भीगा भीगा सा है। इसके कारण ठंड तो बढ़ ही गई है, लेकिन पेड़ पौधे और परिंदों को तरावट महसूस हो रही है। बारिश नहीं होने पर डोडा के आसपास पहाड़ी इलाकों में बादलों की आवाजाही साफ साफ देखी जा सकती है। वहीं कुदरत इस माहौल का अनोखा नजारा पेश कर रही है। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी जमकर हिमपात और बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरे इलाके में जगह जगह बर्फ से ढके हुए पेड़ पौधे और घर नजर आ रहे हैं। सड़कों, मकानों और बिजली के खंभों पर खूब बर्फ जमी है। आवाजाही बरकरार रखने के लिए लोग बर्फ हटाकर रास्ता बनाते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं इस माहौल के बर्फबारी के साथ
हो रही बारिश भी मौसम का अलग ही मिजाज और तस्वीर पेश कर रही है। मौसम के इस हाल से स्थानीय लोगों को कुछ दिक्कतें भले ही हो, लेकिन सैलानियों के लिए तो ये कुदरत की बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि इसी बर्फ का दीदार करने और इसका लुत्फ उठाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं। हिमपात और बारिश के साथ इन इलाकों में पारा भी गिरा है, तापमान माइनस में है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार बर्फबारी के बीच आवाजाही में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। पूरे उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी का एक और दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं दिल्ली में भी मौसम बदला बदला सा दिख रहा है, लेकिन देश के पश्चिमी हिस्सों में इसके उल्टा मौसम रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो गोवा और गुजरात में गर्मी देखने को मिल सकती है। ये तस्वीरें हमें अलर्ट कर रही हैं। ये तस्वीरें हमें एहतियात बरतने का इशारा कर रही हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के लाहौल इलाके में अचानक नाले में पानी की जगह बर्फ की तेज नदी बहने लगी। वहीं जम्मू कश्मीर के रामबन में इस बर्फबारी ने ट्रकों के पहियों पर भी जाम लगा दिया। यहाँ बारिश की वजह से सड़कें भी कीचड़ से भर गई हैं, लिहाजा आवाजाही में मुश्किल हो रही है। इस बीच श्रीनगर में भी अब बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसा ही सिलसिला अभी आगे भी जारी रह सकता है। दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में बर्फबारी हुई और अब श्रीनगर में भी जो है काफी हेवी स्नोफॉल। अलावा अगर आप बाकी इलाकों की बात करें, खासकर गांदरबल के पहाड़ी इलाकों में काफी हेवी स्नोफॉल हुआ है और वहां एवलांच वार्निंग मीडियम डेंजर की आई है प्रशासन की तरफ से। और लोगों को, खासकर जो पहाड़ी इलाकों और पहाड़ों के आसपास रहते हैं, उनको काफी एहतियात बरतने को कहा गया है। पूरे उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी का नया दौर देखने को मिल रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी मौसम विभाग ने 2 दिन कांगड़ा, चंबा, कुल्लू और मंडी के कुछ क्षेत्रों में आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मंडी और लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जनरल अलर्ट है 2300 मीटर से ऊपर, बहुत 3 से 4 जिलों के लिए, कोई स्पेसिफिक पॉइंट का नहीं है। जो वेदर अलर्ट है वो येलो अलर्ट है और वो अगले 3 से 4 दिन के लिए है, तो बारिश और बर्फबारी का अंदेशा है। उधर उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। आज पिथौरागढ़ और बागेश्वर समेत कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में फिलहाल यहां 8वीं तक स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम विभाग ने बर्फबारी की वजह से सड़कों पर एहतियात बरतने की भी सलाह दी है। भारी बारिश की बात करते हैं या वेरी हैवी स्नोफॉल की बात करते हैं, तो उसमें विशेषकर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो हमारे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है, तो उनमें जो 3200 मीटर से ऊपर के जो एरियाज हैं, 3500 मीटर के आसपास के एरियाज या उससे अधिक के, तो आप वहां पर देखेंगे कि वेरी हैवी स्नोफॉल जो है 3500 मीटर से ऊपर जो है वो मिलेगी कुछ जगहों में। और साथ में जो हैवी स्नोफॉल है वो मैं कहूँगा कि 3200 मीटर या उसके आसपास तक के जो क्षेत्र है इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पर वो मिलेंगे। मौसम का ये बदला मिजाज दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। यहाँ 1-2 दिन बारिश हो सकती है। साथ ही कहा जा रहा है कि रविवार के आसपास उत्तर भारत में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। के बाद भी फिर एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसका प्रभाव लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, स्नोफॉल हिमालय में रहेगा। प्लेन्स में भी पंजाब, हरियाणा में हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती। वैसे एक तरफ उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी फिर दस्तक दे चुकी है, तो वहीं देश के पश्चिमी तट पर हीट वेव का अनुमान है। कोंकण, गोवा में मौसम गर्म रहेगा। साथ ही कर्नाटक, गुजरात में भी 2-3 दिन गर्मी देखने को मिल सकती है। श्रीनगर से अशरफ वाणी और मीर फरीद, उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरे ब्रिजमंडल में अब होली का उल्लास धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। बरसाना से लेकर नंदगांव तक रंगों का उत्सव होली पूरे 40 दिनों तक चलता है। ऐसे में ठाकुर जी और राधा रानी के भक्त अलग अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। बरसाना में भी राधा रानी मंदिर के सेवायत इसी उत्सव के रंग में झूम रहे हैं। देश के कोने कोने से यहाँ श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ होली खेलने के लिए भक्त पहुंचते हैं। विदेश से भी होली खेलने के लिए श्रद्धालु ब्रिजमंडल पहुंचते हैं। बसंत पंचमी से शुरू यहाँ होली का पर्व शुरू हो जाता है। इस दौरान जमकर रंग गुलाल भी उड़ाया जाता है।
ब्रिज की गली गली एक बार फिर से गुलाबी होने लगी है। ये उमंग और तरंग रंगों के उत्सव होली की है। मथुरा से वृंदावन तक, गोकुल से बरसाना तक बस ऐसा ही उत्सवी माहौल है। ये तस्वीरें भगवान श्री कृष्ण की प्यारी सखी राधा रानी के गांव बरसाना की है, जहां अबीर गुलाब की बारिश के बीच राधा कृष्ण के अनूठे प्रेम की प्रतीक लठमार होली की प्रथम चौपाई निकाली गई। इससे हर तरफ होली का उल्लास छा गया। गोस्वामी समाज के लोग होली के रंगों से सराबोर होकर नाचते गाते लाडली जी मंदिर से रंगेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचे। इस दौरान अबीर गुलाल और दूसरे रंगों की बारिश से वातावरण सतरंगी हो गया। पद भी गायन हो गया। रूप बाबरो नंद मेहर को बहुत बनो होरी को छेला। इस प्रकार से भगवान शंकर को आह्वान करते हैं। ये हमारी प्रथम चौपाई है। द्वितीय चौपाई हमारी फाल्गुन शुक्लाष्टमी के दिवस, जिस दिन लड्डू होली होगी। उसके बाद तृतीय हमारी चौपाई फाइनल जो बनती है फाल्गुन शुक्ला नवमी के दिन, जिस समय भगवान श्याम सुंदर अपने ग्वाल अनुसार लठामार होली खेलने आएंगे। वो यहीं पर रंगीली चौक पर रंगीली गली के प्रांगण में यहाँ पर ये चौपाई का जो है ध्यान होता है। राधा रानी के गांव बरसाना में बसंत पंचमी से ही होली महोत्सव की धूम है। इसी बीच राधा रानी मंदिर के सेवायत ठप, मृदंग, चंग, उपंग, छाछ, झालरियों की धुनों पर नाचते गाते नजर आए। अब लठमार रंगीली होली की दूसरी चौपाई का इंतजार होगा, जो 7 मार्च को लड्डू होली वाले दिन निकाली जाएगी। जाहिर है बरसाना से लेकर नंदगांव तक रंगों का ये उत्सव पूरे 40 दिन यूं ही चलता है। ऐसे में आपको ठाकुर जी और राधा रानी के भक्त इसी तरह उनकी भक्ति के रंगों में डूबे नजर आएंगे। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।